रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में, नाजिज्म, द राइज ऑफ हिटलर। नो डाउट इफ आई से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, फेवरेट भी कह सकते हो आप। इस चैप्टर में बेसिकली आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लगा के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की कहानी बताइए। उस कहानी में कैरेक्टर हिटलर और हिटलर की पूरी जर्नी बताई गई है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड के बाद में कैसे जर्मनी के ऊपर कह सकते हैं हार का कालिक पोत दिया जाता है। इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम से जो जर्मनी जूझ रहा था, पॉलिटिकल इश्यूज थे, हिटलर का राइज, हिटलर के राइज के बाद में कैसे उसने अपने पास में पावर कंसंट्रेट करी और पावर कंसंट्रेट करने के बाद में उसकी पूरी आइडियोलॉजी, तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी बच्चे, विमेन और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर की गई है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर स्टार्ट होता है बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक के साथ में। वीमर रिपब्लिक वहां की नेशनल असेंबली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इलेक्ट हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स और अलाइज पावर के बीच में लड़ाई हुई। जर्मनी जो कि चाह रहा था कि जीत जाएगा, इनिशियल गेन्स भी किए, लेकिन हार जाता है। हारने के बाद में अलाइड पावर्स उसके ऊपर बहुत सारी हार्श पीस ट्रीटी इंपोज करते हैं और वो सब कुछ एक्सेप्ट करवाया जाता है वीमर रिपब्लिक के द्वारा, क्योंकि अब मोनार्की खत्म हो गई थी। ये इलेक्टेड नेशनल असेंबली वहां पे बनी थी। साइन कर यहां, एक्सेप्ट कर कि तू हारा, मैं जीता। लेकिन वीमर रिपब्लिक को उसी की जनता पसंद नहीं करती थी। कारण था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो वीमर रिपब्लिक ने साइन करी थी, जो कि करवाई गई थी जबरदस्ती, जिसमें आपको देखने को मिलता है 1/10 ऑफ उनकी पॉपुलेशन वो खो चुके थे, टेरिटरी खो दी, उनके ऊपर वॉर गिल्ट क्लॉज के चलते 6 बिलियन पाउंड का कर्ज था, रिसोर्स रिच राइनलैंड वगैरह सब ऑक्यूपाई कर लिया गया था और लोगों को लगता था कि सिर्फ डिफीट ही नहीं, इन्होंने डिसग्रेस भी घर लाए हैं। अगर वॉर के इफेक्ट को समझा जाए तो पूरा का पूरा यूरोप फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली डिवास्टेटेड था। आपको ये देखने को मिल रहा था कि पूरी गलतियों की सजा वीमर रिपब्लिक को मिल रही थी। फाइनेंशियली आप देखेंगे तो इकोनॉमी पूरी तरह से क्रिपल हो चुकी थी और जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, इन लोगों को इजीली लोग टारगेट करते थे, नवंबर क्रिमिनल्स बोलते थे और इनके ऊपर झड़प हो जाती थी। इस पूरे सिनारियो में एक तरह से वॉर कल्चर को और ग्लोरीफाई किया जा रहा था। इट वॉज पुश्ड कि मेन को एग्रेसिव होना होगा। खास करके जर्मनी में एक कल्चर था कि हमें बदला लेना है। ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि एक समय आएगा कि जहां पे हम बदला लेंगे। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। और इस स्थिति में आप डेमोक्रेसी की बात करोगे तो आपको 4 चपाट लगाई जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी एक फ्रजाइल आइडिया था। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अगर सिचुएशन को समझो तो देयर वाज पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन। क्लियर कट देखने को मिल रहा था कि जैसा रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, वैसे ही जर्मनी में एक स्पार्टसिस्ट लीग ने जन्म ले लिया था जो सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस चाहती थी। वीमर रिपब्लिक वो होने नहीं देती। इसके लिए वीमर रिपब्लिक वॉर वेटरन्स का इस्तेमाल करके उनको सप्रेस कर रही थी। ये इनको पीट रहे थे, वो उनको पीट रहे थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था, वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे और उसी में इकोनॉमिक क्राइसिस ने गरीबी में आटा गीला कर दिया, क्योंकि वॉर गिल्ट क्लॉज के चलते कर्जा तो देना ही था। अब वो कर्जा देते कहां से? गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो रहे थे। रहा बचा अलाइड पावर ने इनकी टेरिटरी छुड़ाना चालू कर दी, तो इन्होंने भी अंधाधुंध नोट छापना चालू किया। नोट छाप रहे थे, सामान नहीं था, इसी कारण सामान की कीमत बहुत बढ़ गई। एक ब्रेड का टुकड़ा कार्ट भर के पैसे लेके जाना पड़ता था। इस स्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया और इस हाइपर इन्फ्लेशन में दया आ गई अमेरिका को और अमेरिका ने इन्हें कुछ लोन ग्रांट करवाने की बात करी और एक डेविस प्लान इंट्रोड्यूस किया। डेविस प्लान का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी। जर्मनी की रिकवरी यूएस लोन पर बेस्ड थी, लेकिन तभी यूएसए में जो वहां का स्टॉक मार्केट था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश होता है 1929 में और पूरी स्थिति हो जाती है जर्मनी की। जर्मनी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो जाता है। लोग गले में तख्ती टांग के घूम रहे थे कि विलिंग टू डू एनी वर्क। काम नहीं था, बेरोजगारी थी, पीपल टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, लोगों की सेविंग्स डिसअपियर हो रही थी, लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्राइसेस जो है गुड्स की वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी और इस स्थिति में जो वीमर रिपब्लिक था ना, वो बड़ा फ्रजाइल था। डेमोक्रेसी आइडिया वैसे ही सूट नहीं हो रहा था लोगों को। वहां पे आर्टिकल 48 जो था, जिसके चलते प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी इंपोज कर सकते थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था, जिसके चलते क्या है कि स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं बन पा रही थी जर्मनी में। और इस पूरी स्थिति में हिटलर पावर में आता है। हिटलर्स राइज टू पावर, ही वाज नॉट बॉर्न, ही वाज मेड। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी की डिफीट देखी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और अलाइड पावर ने जो जर्मनी के साथ इनजस्टिस किया, उससे वो बहुत नाखुश था, बदला लेना चाहता था। उसने एक जर्मन वर्कर्स पार्टी भी ज्वाइन करी, बाद में उसी में प्रमोट होके वो उसको टुक ओवर करता है। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम देता है, जिसे नाजी पार्टी कहा जाता है। वो तख्ता पलट की भी कोशिश करता है, अरेस्ट भी होता है, जेल भी जाता है।
लॉर्ड के आने के बाद में ये जो 1929 के आसपास सिचुएशन बनी थी, इस सिचुएशन में उसने प्रॉमिस किया कि मैं बदला लूंगा, जर्मनी को ग्रेट बनाऊंगा। तो 1929 में नाजी पार्टी के 2.6% वोट थे और वही 1932 में 37% वोट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है। ही वाज अ पावरफुल ओरेटर, ऐसी स्पीचेस देता था, इनजस्टिस खत्म करने की बात करता था, बदला लेने की बात करता था, बड़ी बड़ी रैलियां, रेड बैनर्स, नाजी सल्यूट। ही कैप्चर्ड द पीपल्स इमेजिनेशन। लोग उसे मसीहा की तरह देखने लगे और हिटलर पावर में आता है 1932 में। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग उसे चांसलरशिप ऑफर करते हैं। 38 जनवरी 1933, इस दिन हिटलर प्रेसिडेंट बनता है। बधाई हो, दूसरों की पिटाई हो। हिटलर ने डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट किया, पावर अपने हाथ में कंसंट्रेट करना शुरू की। जर्मन पार्लियामेंट में एक आग लगती है मिस्टीरियस तरीके से, उसी कारण से 28 फेब को एक फायर डिक्री पास की जाती है। सारे सिविक राइट्स सस्पेंड किए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस सब खत्म किया जाता है। अपने सारे दुश्मन जैसे कम्युनिस्ट लोग को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। 3 मार्च को वो एक एनेबलिंग एक्ट पास करता है जिसके चलते डेमोक्रेसी को खत्म करके पार्लियामेंट को साइडलाइन करते हुए डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश होगी। नाजी स्टेट में बहुत सारी स्पेशल पुलिस फोर्स जैसे गेस्टापो वगैरह को ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि हर चीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जा सके। पॉलिटिकली हिटलर ने पावर अपने पास ले ली थी, लेकिन जर्मनी एक बिना दांत का शेर था, इकोनॉमी ध्वस्त हुई पड़ी थी, इसीलिए इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस किया गया। हल्मर सैच एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाए गए। जर्मन सुपर हाईवे, सुपर कार्स पे फोकस किया गया। जियोपॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो 1933 में लीग ऑफ नेशन से हिटलर ने जर्मनी को बाहर निकाला। 1936 में रीऑक्यूपाई कर लिया राइनलैंड को। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला दिया अंडर द स्लोगन वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। ये सब कुछ वो बेधड़क होकर कर रहा था और कोई उसे रोक भी नहीं रहा था। वो यही नहीं रुकता है, अब वो बम गोले बारूद बना रहा था। हल्मर सैच ने उसे बोला भाई रुक जा, लेकिन उसने बोला थैंक यू वेरी मच और आगे बढ़ गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो उसे ये चाहिए था ज्यादा रिसोर्सेस, वो मिलेंगे ज्यादा लैंड से। यही वो गलती कर बैठता है। 1939 में पोलैंड पे हमला कर देता है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहां पे आपको देखने को मिलता है टीम अप्स हो जाती, ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन होता है 1940 में। जर्मनी, जापान, इटली एक टीम में आ जाते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और ये सब एक साथ थे। इनकी पिटाई शुरू होती है। जर्मनी ने फ्रांस को, ब्रिटेन को बहुत पीटा, लेकिन गलती वहां हो जाती जब 1941 में जर्मनी रशिया पे अटैक कर देता है, लालच में आके और टेरिटरीज के लिए। नहीं दबाना था। तब वो अपने आप को दोनों फ्रंट पे एक्सपोज करता है। सोवियत रेड आर्मी जर्मनी के छाती में जाके झंडा गाड़ के उनके पार्लियामेंट के ऊपर सोवियत रेड आर्मी अपना झंडा गाड़ देती है। यूएस भी एंट्री कर लेता है पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद में, और इस तरह से जो एक्सिस पावर थी जर्मनी वाली टीम वो हार जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। सवाल यह आता है कि जो जर्मनी में सब कुछ हो रहा था, वॉर के नाम पे लाखों नाजीज ने लाखों ज्यूस को मारा, तो वो क्यों, कैसे, क्या थॉट थी वो समझते हैं। चलो भाई। The Nazi worldview was based on set of practices, जिन्हें नाजी आइडियोलॉजी कहा जाता है। तो हिटलर का यह मानना था कि रेशियल हायरार्की होती है। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है नीली आंखों वाले, ब्लॉन्ड हेयर्स वाले, वो लोग टॉप पे हैं और ज्यूस सबसे बॉटम पे हैं इस हायरार्की में। बाकी लोग बीच में प्लेस्ड है अपने अपने एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे नेचुरल साइंटिस्ट की थ्योरी से ये आइडिया उसने कॉपी पेस्ट किया, कुछ मॉडिफाई किया और उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन और लोगों को मारना पीटना चालू किया। एक और आइडिया जो था उसका ये था कि जितनी ज्यादा टेरिटरी होगी उतने ज्यादा रिसोर्सेज और नेशन उतना पावरफुल। लेवेनसरम का आइडिया कहा गया और इसी के चलते उसने पोलैंड पे हमला भी किया था। इसी रेशियल आइडिया को एक रेशियल स्टेट के फॉर्म में एस्टैब्लिश करना चाहता था और जैसे ही पावर में आता है हिटलर, वो ये काम शुरू कर देता है। टोटल एलिमिनेशन पे फोकस करता है अनडिजायरेबल्स का। अनडिजायरेबल यानी कि ज्यूस, जिप्सीज, ब्लैक्स, वो सारे लोग जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं थे, जो उसके लिए डिजायरेबल थे, जो जर्मनी को प्योर ब्लडेड जर्मनी बनाएगा। उसने ये एलिमिनेशन शुरू किया, लोगों को सेपरेट करता था। सूडो साइंटिफिक रेशियल थ्योरीज पर उसका ये आइडिया बेस्ड था। वो उसकी पर्सनल डिसलाइकिंग भी थी ज्यूस के टुवर्ड्स, और ये मानता था, स्टीरियोटाइप क्रिएट करवाता था कि दे वर द किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे आर द यूशरर्स, मनी लेंडर जो बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इसी के चलते उनका टोटल एलिमिनेशन ही एक सोल्यूशन था। आप देखेंगे 1933 से 39 तक ज्यूस बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं और फिर 39 के बाद में वॉर की शेडो में लाखों ज्यूस को मार दिया जाता है। रेशियल यूटोपिया सर चढ़ के बोल रहा था। जब पोलैंड पे कब्जा किया गया तो सारे पोल्स को धक्का दिया गया, वहां से उनकी प्रॉपर्टीज ले ली, जर्मन्स ने सब कुछ कैप्चर कर लिया, जनरल गवर्नमेंट के अंडर में उनको डाल दिया जहां सारे अनडिजायरेबल्स थे। पोलैंड की फैमिली से बच्चे छुड़ा लिए जाते तो देखा जाता था अगर ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के थे
तो जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था और इस तरह से पूरा अत्याचार हो रहा था। खैर कहानी आगे बढ़ती है और यह देखने को मिलता है कि हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ। उसे लगता था कि यूथ को अगर नाजी स्कूलिंग प्रॉपर्ली दी जाएगी तो हम नाजी सोसाइटी बना सकते हैं। Hence, schools were cleansed and purified. Politically undesirable teachers को निकाल दिया गया, बच्चों को सेपरेट किया गया, जूस, जिप्सीज, हैंडीकैप बच्चों को एक साथ अलग करके फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में पहुंचा दिया जाता था। स्कूल टेक्स्ट बुक जो थी सारी रीराइट कर दी गई। उसके अंदर आपको देखने को मिलता है रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया, बॉक्सिंग को प्रमोट किया गया ताकि वो वॉर और वो एग्रेशन बच्चों के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते थे। 10 साल के बच्चे को जंग वॉल्क में एंटर होना पड़ता था। 14 साल के बच्चे को हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ती थी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ को ट्रेनिंग देती थी प्रॉपर, जहां बताया जाता था कि जूस को हेट करना है, वॉर को, एग्रेशन को प्रमोट करना है, डेमोक्रेसी को गाली देना है। और जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी सबको डिसबैंड कर दिया गया था। उन्हें समझाया जाता था कि हिटलर के सामने सबमिसिव रहना है, उसे मसीहा मानना है। विमेन की भी कुछ यही कहानी थी। विमेन को अगर देखेंगे तो हिटलर बहुत इंपॉर्टेंट मानता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो रेशियली डिजायरेबल बच्चे पैदा करे और प्योरिटी ऑफ ब्लड लाइन को मेंटेन करके रखे। जो रेशियली डिजायरेबल बच्चे पैदा करेंगी महिलाएं, उन्हें अवार्ड किया जाता था, ऑफर्स दिए जाते थे, मेडल्स दिए जाते थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और जो अनडिजायरेबल बच्चे पैदा करती थी, जो कि ज्यूस के साथ या फिर मान लो किसी रशियन के बच्चे होते थे या फिर पोल्स के बच्चे होते थे, उन महिलाओं को पनिश किया जाता था, बाल काट दिए जाते थे, मुंह काला कर दिया जाता था और बोलते थे कि इन्होंने नेशन को शर्मिंदा किया है। No, God, please, no! जो ये सब कुछ किया जा रहा था, ये इस तरह से किया जा रहा था कि कुछ गलत लगे ही ना। जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उसमें मीडिया और लैंग्वेज का बहुत चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल होता था। किल या फिर मर्डर जैसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करते थे, बोलते थे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन। डिसेबल्ड को मारते थे तो कहते थे यूथेनेशिया है, ये तो इच्छा मृत्यु दे दी हमने। साथ ही साथ गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था, फेक शावर हेड तक लगा दिए थे। लार्ज स्केल में लोगों को मारा जा रहा था और नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा था मीडिया, फिल्म, न्यूज़पेपर के थ्रू कि जो हो रहा है सही हो रहा है। ज्यूस को बहुत गलत बताया गया। प्रोपेगेंडा फिल्म चलाई गई, जैसे जो एक बहुत इनफेमस फिल्म है दी एटर्नल ज्यू। ऐसा बताया जाता था कि ज्यूस तो क्या है, पैसा खींच रहे हैं लोगों से, जर्मनी की डिफीट का कारण वो है, ये अनडिजायरेबल है, होना ही नहीं चाहिए। अब जब ये सब कुछ हो रहा तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कैसे देख रहा था? 3 तरह के लोग थे। कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे बहकावे में आके, कुछ लोग एक्टिवली रेजिस्ट कर रहे थे, वो सबसे महान थे, और कुछ लोग चुपचाप बैठे थे डर के कि कहीं हम ना पेल दिए जाएं। अब ये जो पूरा गड़बड़ हुआ, इस पूरे गड़बड़ की जो कहानी हमें पता चलती, जो नॉलेज ऑफ होलोकॉस्ट, मतलब ये नाजी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो था, इसे होलोकॉस्ट कहा गया। और जो सफरर्स थे, जो गेटोज में जो लोग बंद थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, डायरीज में लिखा, और वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम तो सफर कर गए, लेकिन जब वॉर खत्म होगी तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने क्या सफर किया। दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।